आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 पर। एक्सरसाइज मिसलेनियस चैप्टर 2 क्लास 11th मैथ, रिलेशन एंड फंक्शंस। ठीक है, तो इससे पहले जो भी तमाम सब वीडियोस थी आपने देख ली होंगी, सब कुछ एग्जांपल्स मिसलेनियस जरूर देख लेना एक बार। और यहाँ पर रिलेशन एंड फंक्शन के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, फिर भी ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो फंक्शंस के हैं। ठीक है, रिलेशंस के कम है। 12 क्वेश्चन है, जल्दी खत्म कर देंगे इस चैप्टर एक्सरसाइज को हम। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स। एक रिलेशन एफ एक्स इस तरह डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ स्क्वायर की दो डेफिनेशन दे रखी है फंक्शन की, और ऐसे ही जी एक्स की भी दो डेफिनेशन दे रखी है। प्रूफ करना है कि सो दैट एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। दोनों है तो रिलेशन, एफ और जी दोनों रिलेशन है। प्रूव करना है कि एफ इज ए फंक्शन, हाँ एफ इज ए फंक्शन एंड जी इज नॉट ए फंक्शन। तो एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स की वैल्यू है एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू तब लेनी है जब एक्स 0 और 3 के बीच में हो और इनके इक्वल हो, और एफ एक्स की वैल्यू लेनी है 3x जब एक्स 3 और 10 के बीच में हो और उसके इक्वल हो। ऐसे इधर जी एक्स की वैल्यू भी 2 है, एक्स स्क्वायर लेना है जब एक्स 0 और 2 के बीच में होगा, और 3x लेना है जब 2 और 10 के बीच में होगा। तो कई तरीकों से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। या तो इसका आप सिंपल है कि एरो डायग्राम बनाकर देखो, दोनों का एरो डायग्राम बना लो। एरो डायग्राम से बिल्कुल बातें क्लियर हो जाएंगी एकदम कि फंक्शन है या नहीं, या फिर फंक्शंस की वैल्यू फाइंड कर लो चाहे। ठीक है, तो एरो डायग्राम वाला तरीका देखते हैं पहले एक बार, सुनो। अगर हम इन दोनों फंक्शंस का एरो डायग्राम ड्रॉ करें तो बाई एरो डायग्राम। अब देखते हैं कि देखो कि सेट का नाम तो नहीं लिखा कुछ ए और बी, तो हम वैसे लिख लेते हैं। एक्स की वैल्यू डिफाइन कहां से कहां तक है, 0 से लेकर 10 तक। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, अब ये कह रहा है कि रिलेशन जो है वो है एफ। रिलेशन क्या है, एफ। इस सेट से सेट पर हो जब वैल्यू 0 के इक्वल है और 3 के इक्वल है और 0 और 3 के बीच में है, तब तो वैल्यू ये लेनी है एफ एक्स की। और जब एक्स की वैल्यू 3 और 10 के बीच में है और इन दोनों की इक्वल है, तब ये लेनी है। मान लो अपने को निकालनी है एफ जीरो की वैल्यू, एफ जीरो। तो 0 इस पे इक्वल लगा हुआ है ना, तो यहाँ रखेंगे 0 का स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर कितना आएगा, 0। मतलब इस 0 की इमेज बनेगी 0। ठीक है, अब 1 पर निकाल लेते हैं। जब 1 पुट करोगे तो जब जब तक हमारा एक्स 0 और 3 के बीच रहेगा, तब तक हम ये वैल्यू लेंगे F1। अगर हम F1 को फाइंड करें तो F1, क्योंकि 1 भी 0 और 3 के बीच में है ना, तो यहाँ रखो 1 स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1। तो 1 की इमेज 1। ऐसे ही 2, F2 फाइंड करो। जब F2 फाइंड करेंगे तो 2 भी 0 और 3 के बीच में होता है, तो 2 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा, 4। तो 2 की इमेज बन जाएगी 4। F3, तो 3 पर इक्वल कहां लगा हुआ है, अब सुनो यहाँ डाउट आ गया। 3 पे इक्वल यहाँ भी लगा हुआ है, यहाँ भी लगा हुआ है, तो दोनों ही लेने पड़ेंगे, दोनों लेने पड़ेंगे। F3 3 पे इक्वल लगा है ना, तो 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आल्सो। साथ साथ क्योंकि 3 के लिए डेफिनेशन ये तो है ही, ये भी तो है ना, तो यहाँ भी रखो 3x, तो 3 इज 9। तो दोनों ही केस में 3 की वैल्यू 9 आ रही है, चाहे आप F3 यहां से यूज करके निकाल लो, चाहे F3 यहां से निकाल लो, क्योंकि दोनों पे इक्वल लगा हुआ है। तो कुल मिला के 3 की वैल्यू आई 9 ही, मतलब 3 की इमेज 9 ही आई, 3 की इमेज 2 नहीं आई अलग अलग। चलो जी, 4 को निकाल लेते हैं। अब थोड़ा डायरेक्ट कर देता हूँ जरा एक और, F4। जब F4 फाइंड करोगे तो अब आ गया हम, अब हम आ गए 3 और 10 के बीच में। F4 तो 3 4 जा 12, तो 3 4 जा 12। तो 4 पे क्या हो जाएगा, 12। ऐसे जब 5 पे निकालोगे ना, तो 5 भी 3 और 10 के बीच में होता है। तो 3 पंजे 15, 6 पे कितना हो जाएगा, 6 रखोगे तो 6 18, 7। 7 भी 3 और 10 के बीच में ही है, तो 7 3 21। 8 पे क्या हो जाएगा, 24। थोड़ा बड़ा कर लूंगा इसको, 9। 3 और 9 जा टाइम, 3 9 जा 27, और 10 पे इक्वल लगा हुआ है, 3 10 जा 30। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहले वाले सेट के हर एलिमेंट की इमेज है और हर एलिमेंट की अपनी एक यूनिक इमेज है। सो एफ इज ए फंक्शन। ठीक, सो क्योंकि एवरी एलिमेंट, अगर इसको फिर भी ए बोल दें और इसको हम बी बोल दें, तो एवरी, क्योंकि एवरी एलिमेंट
of set A have an unique image, तो इसलिए f इज ए फंक्शन। ये क्वेश्चन करने का पूरा एकदम तरीका हो जाएगा। अब ये डायग्राम बनाएंगे, ये वाला एरो डायग्राम भी बनाएंगे और ये चीज दिखाएंगे निकाल के, ठीक। तो क्योंकि फंक्शन की जो दोनों बातें थी इसने सेटिस्फाई कर दी है कि हर एलिमेंट की इमेज है और एक एलिमेंट की एक ही इमेज है, तो ये वाला रिलेशन तो फंक्शन है। चलो जी, अब बात करते हैं जीएक्स को लेके। जीएक्स के लिए भी अगर हम एरो डायग्राम ड्रॉ करें, जीएक्स के लिए भी अगर हम लोग एरो डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे फंक्शन डोमेन जो है वो एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 10 तक जा रही है, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। चलिए शुरू करते हैं 0। तो फंक्शन की वैल्यू 0, जब 0 रखोगे तो 0 पे इक्वल लगा हुआ है एक्स स्क्वायर पे आएगा, तो 0 का स्क्वायर 0, तो 0 की वैल्यू इमेज 0। जब हम 1 निकालेंगे 1 पर, तो 0 और 2 के बीच पड़ता है ना 1, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, तो 1 की इमेज 1। चलो जी 2, 2 पर निकाल लो। अब 2 पे फिर वही पहले वाली बात आ गई, 2 पे इक्वल यहाँ भी है और 2 पे इक्वल यहाँ भी है। तो अगर हम 2 पे इक्वल इस वाली डेफिनेशन के अकॉर्डिंग निकालें 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर क्या आएगा 4। और अगर हम इसके अकॉर्डिंग निकाल लें, नीचे वाले के अकॉर्डिंग फाइंड करें 2 की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6, तो 2 की ही इमेज 6 भी आ गई। तो हमने देखा कि 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, तो ये तो फंक्शन नहीं होता ना भाई। एक ही एलिमेंट 2 की इमेज 4 भी है और उसी की इमेज 6 भी है, तो ये तो फंक्शन होने की प्रॉपर्टी नहीं होती। फंक्शन में तो एक एलिमेंट की एक इमेज होती है। तो बस आगे हमको अब वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है, इसी रीजन को लिख के हम कह देंगे कि ये फंक्शन नहीं है। तो क्योंकि एलिमेंट 2, बल्कि ये लिखेंगे हम क्योंकि f2 की वैल्यू 4 एंड f2 की ही वैल्यू 6, मतलब कहने का क्या हुआ, implies that element 2 have two distinct image, इसकी दो अलग अलग इमेज हैं। सो f is not a function, sorry g is not a function, so g is not a function। यही फंक्शन की डेफिनेशन थी रिलेशन के आधार पर कि सेट ए के हर एलिमेंट की इमेज हो और एक एलिमेंट की एक ही इमेज हो तो फंक्शन होता है, अदरवाइज नहीं होता। नोट करेंगे तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सिंपल क्वेश्चन है बहुत ही, एफ एक्स इज इक्वल टू गिवन है एक्स स्क्वायर, तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन ऑफ 1.1 माइनस f1 अपॉन 1.1 माइनस 1। ये है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो फंक्शन ऑफ 1.1 क्या होगा, जब एफ एक्स की वैल्यू एक्स स्क्वायर है तो एफ 1.1 की वैल्यू हो जाएगी मतलब एफ 1.1 हो जाएगा 1.1 स्क्वायर, ठीक है ना। एंड एफ ऑफ 1 कितना हो जाएगा 1 स्क्वायर, एफ ऑफ 1 स्क्वायर, और अपॉन में क्या है 1.1 माइनस 1। अब ये एक फॉर्मूला लगा दो आप इधर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक हो गया भाई। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी माइनस बी, ये इससे कैंसिल हो गया, तो ये बच गया 1.1 प्लस 1 यानी कि 2.1। सिंपल क्वेश्चन का क्या दिया हुआ था। देखते हैं नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है एफ एक्स इज इक्वल टू फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। तो कह रहा है कि इस फंक्शन का डोमेन बताओ। तो डोमेन के लिए मैंने आपको समझाई है सारी बातें कि वो वैल्यूज मतलब उन वैल्यूज का सेट जिन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन, यानी कि जिन वैल्यूज पर फंक्शन की वैल्यू फाइनाइट आए, नॉट डिफाइन ना आए, उसको बोलते हैं डोमेन, उन वैल्यूज का सेट बोलते हैं डोमेन। तो ऐसा क्वेश्चन हमने वैसे एग्जांपल में भी किया था, मैंने आपको बताया भी था। तो ये फंक्शन डिफाइन कब नहीं होगा, मतलब इस फंक्शन की वैल्यू नॉट डिफाइन कब होगी, ध्यान रखना। जब भी फंक्शन न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हो तो फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू 0। फंक्शन डिफाइन कब होगा, जब डिनोमिनेटर 0 ना हो, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर 0 हो गया तो 1/0 बन जाएगा ना, फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स विल बी डिफाइंड
व्हेन एफ एक्स विल बी डिफाइंड व्हेन, कब, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, जब ये चीज नॉट इक्वल टू जीरो हो तभी तो होगा ना भाई। अगर डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो, तो नॉट डिफाइंड बन जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। इसके फैक्टर कर लेंगे, 6 दूनी 12, 6 और 2 8, तो मैंने डायरेक्ट कर दिया फैक्टर, x माइनस 6, x माइनस 2 इसके आ जाएंगे फैक्टर। ओके ठीक, और इससे वैल्यू क्या आएगी इसकी 6, मतलब 6 ना हो, इससे क्या आएगी 2, मतलब 2 ना हो। तो x की वैल्यू 6 ना हो और x की वैल्यू 2 ना हो, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू 6 हो गई तो भी जीरो बन जाएगा, फंक्शन आ जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर इसकी वैल्यू 2 हो गई तो भी नीचे जीरो बन जाएगा, फंक्शन हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सो डोमेन क्या होगा आपका, डोमेन होगा रियल नंबर के सेट में से, रियल नंबर के सेट में से इन दोनों को बाहर निकाल दो, 6 को भी और 2 को भी हटा दो, तो जो बाकी नंबर्स बचेंगे वो सब के सब डोमेन में आ जाएंगे। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, रियल नंबर माइनस सेट ऑफ 6 एंड 2। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अक्सर आता है एग्जाम में, नोट करेंगे इसको। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दिस। तो क्वेश्चन नंबर 4 में फिर से कह रहा है वो डोमेन एंड रेंज फाइंड करने के लिए एफ इज इक्वल टू रूट एक्स माइनस 1। इस तरह के क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में किए थे वैसे, और मैंने आपको इन क्वेश्चंस को करने का हर तरीका बताया था, एरो डायग्राम से या फिर बाय ओनली ऑब्जर्वेशन से, ठीक है, या अलजेब्रिक मेथड से। ग्राफिकल मेथड तो कभी कभी यूज कर सकते हैं हम, ग्राफिकल ग्राफ हम हर जगह ड्रॉ नहीं कर सकते। तो कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय रूट एक्स माइनस 1। देखो रूट वाला क्वेश्चन अगर है डोमेन रेंज फाइंड करने के लिए, या अपॉन में है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में है, तो समझो उसने आपको आधे से ज्यादा काम तो करके खुद पहले दे दिया, क्योंकि हमको ये पता होता है कि रूट वाली वैल्यूज कब डिफाइन होती हैं कब नहीं होती। रूट के अंदर बस नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। रूट डिफाइन होता है पॉजिटिव वैल्यूज के लिए और जीरो के लिए। ऐसे ही जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस होगा, जैसे जैसे क्वेश्चन नंबर पहले वाला मैंने आपको कराया 3, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर भी जीरो नहीं होना चाहिए मान लो, ठीक है। तो जिस क्वेश्चन में आपको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर और स्क्वायर रूट दिया हुआ होगा तो क्वेश्चन बहुत इजी हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बाई ऑब्जर्वेशन केवल देख के ही पता लगा लेंगे फंक्शन कब डिफाइन होगा कब नहीं होगा। और हाँ, अगर एक बार डोमेन निकल जाता है, ये भी ध्यान रखें, अगर एक बार डोमेन निकल जाता है ना तो रेंज निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती फिर हमारे लिए, तो रेंज तो हम फिर फाइंड आराम से कर देंगे। तो डोमेन कैसे फाइंड करेंगे, तो सोचेंगे एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइन कब होगा, जब रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो या फिर जीरो के इक्वल हो। एफ एक्स विल बी डिफाइंड अगर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये चीज जो आपको खुद ही ऑब्जर्व करनी पड़ेगी, इसका कोई फॉर्मुला नहीं है। आपको मैंने बताया ना कि रूट, स्क्वायर रूट के अंदर कोई चीज या तो जीरो हो तो ही डिफाइन होगा, या पॉजिटिव हो तो डिफाइन होगा, नेगेटिव डिफाइन नहीं होता स्क्वायर रूट। तो फंक्शन का डोमेन क्या होगा, फंक्शन का डोमेन होगा एफ एक्स विल बी डिफाइंड, एफ एक्स डिफाइन तब होगा जब स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी ग्रेटर देन जीरो हो, यानी कि पॉजिटिव हो, या फिर इक्वल टू जीरो। यहीं से डोमेन निकल जाएगा इसका, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 को भेज दो उधर, यानी कि जब x 1 के इक्वल हो और 1 से बड़ा हो, तो बस यही आपका फंक्शन का डोमेन आ गया कि x बिलोंग करना चाहिए 1 से लेकर इनफाइनाइट तक का जो ये इंटरवल बनेगा ये वाला। यानी कि अगर आप रियल नंबर लाइन पर इस चीज को देखना चाहेंगे ना, तो अगर मैं यहाँ पे जीरो ले लूँ, ये निगेटिव ये पॉजिटिव ये 1, तो डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, 1 भी है और 1 से बड़ा ये पूरा एरिया, ये इस फंक्शन का डोमेन है। चाहे आप रेक्ट देख लो, आप यहाँ 1 रखो, 1 माइनस 1 जीरो का रूट जीरो। अब आप इसके अंदर 1 से बड़ी वैल्यू रख के देखो, जो 1 से बड़ी आई है वाली, तो भी आप इसका रूट निकाल लोगे। लेकिन अगर आपने 1 से छोटी वैल्यू रख दी तो स्क्वायर रूट के अंदर बन जाएगा नेगेटिव और वो डिफाइन नहीं होगा। तो डोमेन हमने इस तरह फाइंड किया। अब इस डोमेन की हेल्प से ही हम इसका रेंज फाइंड करेंगे। कैसे, पहले यहाँ पे लिख दो एक बार, डोमेन, फंक्शन का डोमेन कितना आ गया, 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है। रेंज, रेंज के लिए हम इसी की हेल्प लेंगे, इस चीज की जो डोमेन आया है ना उसी की, क्योंकि हमने डोमेन फाइंड किया है कि x बिलोंग कर रहा है 1 टू इनफाइनाइट, 1 टू इनफाइनाइट, ठीक। इस बात को इनइक्वलिटी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं कि x 1 के इक्वल है, 1 से बड़ा है और इनफाइनाइट तक है, जैसे हमने 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 और 5 किए थे। अब यहाँ पर ये चीज बनानी है, जो ये लिखा है ना वो यहाँ बनाओ, पहले 1 माइनस करो, तो दोनों तरफ से 1 माइनस कर दो,
1 माइनस करो, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी 1 माइनस करेंगे तो ये 0 बनेगा, 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1, 1 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट ही रहेगा। इनफाइनाइट पर किसी चीज को जोड़ने का, घटाने का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहां से हमने 3 में से 1 माइनस किया। अब इसका स्क्वायर रूट ले लो। अगर कोई क्वांटिटी 0 और इन्फिनिटी के बीच है, सुनो, अगर कोई क्वांटिटी 0 और इन्फिनिटी के बीच है, अगर कोई क्वांटिटी यानी कि x माइनस 1 0 और इन्फिनिटी के बीच है, तो उसका स्क्वायर रूट भी, तो उसका स्क्वायर रूट कहां से कहां तक होगा, तो ध्यान रखना उसका स्क्वायर रूट भी 0 से इनफाइनाइट के बीच ही होगा। चाहे आप सोच लो अपने मन में, भाई अगर आप 0 का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे या इनफाइनाइट तक किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, वो इसी रेंज में तो आएगा। इस रेंज की वैल्यूज का स्क्वायर रूट इस रेंज में होता है, समझ रहे हैं ना। तो मैंने यहाँ पर रूट एक्सप्रेशन बना दिया। तो हम क्या लिख देंगे कि 0 लेस देन इक्वल टू एफ एक्स लेस देन इक्वल टू इनफाइनाइट, मतलब रेंज बन गई फंक्शन की 0 टू इनफाइनाइट। तो कहने का मतलब हुआ रेंज इज इक्वल टू भी सेम ये आ जाएगी, कितना, 0 टू इनफाइनाइट। तो डोमेन इज 1 टू इन्फिनिटी एंड रेंज इज 0 टू इनफाइनाइट। ठीक, तो ये क्वेश्चन हमारा एक तरह से कंप्लीट हो जाता है, समझ में आ गया होगा, इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट। वहां भी कह रहा है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1, मोड एक्स माइनस 1। तो मोड एक्स माइनस 1, तो मोड एक्स माइनस 1 की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5 में, तो मोड वाले फंक्शन को हम ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, फाइल तो कोई जरूरत नहीं है। बताओ मोड वाला फंक्शन कब डिफाइन होता है, एफ एक्स विल बी डिफाइन, मोड फंक्शन तो एवरी रियल नंबर के लिए डिफाइन होता है, क्योंकि ऐसी कोई संख्या है क्या नजरों में जिसका हम मोड ना फाइंड कर पाए। एक्स की जगह आप कुछ भी रखना, जीरो रखना, पॉजिटिव, नेगेटिव, रेशनल, इरेशनल, फ्रैक्शनल, डेसिमल्स में कैसे भी रखो, ये क्वांटिटी सोल्व होकर जरूर कुछ ना कुछ आएगी, जरूर आएगी। नोट डिफाइन कभी नहीं आएगा। तो मतलब एफ एक्स विल बी डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर, फॉर एवरी रियल नंबर, ठीक है ना। यहाँ पर जो एफ एक्स डिफाइन हो रहा है वो सभी रियल नंबर के लिए हो रहा है, सभी रियल नंबर के लिए हो रहा है। तो डोमेन इज इक्वल टू रियल नंबर, डोमेन तो रियल नंबर आ गया। रेंज, रेंज के लिए हम इसी की हेल्प लेंगे, क्योंकि डोमेन कितना आया है, रियल नंबर। रियल नंबर मतलब एक्स हमारा माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। भाई रियल नंबर का मतलब ये तो होता है, रियल नंबर का मतलब क्या होता है कि एक्स बिलोंग करेगा माइनस इन्फिनिटी से और प्लस इन्फिनिटी तक, ठीक है। अब रेंज के लिए यहां पर इस एक्स की जगह ये चीज बनानी है, आप ये यहां बनानी है। तो पहले आप दोनों तरफ से 1 को माइनस कर दो। जब हम 1 माइनस करेंगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पर हो जाएगा x माइनस 1, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसका हमने मोड ले लिया, मोडलेस, टेकिंग मोडलेस ऑन बोथ साइड्स। जब हम मोडलेस लेंगे ना तीनों साइड्स का, तो ध्यान से समझो मेरी बात। अगर कोई चीज माइनस इन्फिनिटी, सुनो सुनो, अगर कोई चीज जिंदगी में माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, यहां से यहां तक कोई भी नंबर है, और हम उसका मोडलेस ले लेते हैं, तो जो हमारा मोडलेस लेकर जो आंसर आएगा ना, वो 0 से लेकर यहां तक के बीच में आएगा खाली। सोचो, क्योंकि मोडलेस निकालने के बाद वैल्यू नेगेटिव नहीं रहती, या तो 0 है तो 0 रहेगी, और पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव रहेगी, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव रहेगी। मतलब किसी भी वैल्यू का, पूरे रियल नंबर पर पढ़ने वाली किसी भी वैल्यू का मॉडुलस अगर फाइंड करोगे तो वैल्यू यहां तक शिफ्ट हो जाएगी, 0 से इनफाइनाइट के बीच। सोचो बातों को फील करो अपने मन में, कि अगर हमारा x माइनस 1 यानी कि कोई नंबर माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, और उसका मैंने मॉडुलस ले लिया, उसका मैंने क्या ले लिया, मॉडुलस ले लिया, तो अब मेरा आंसर या तो 0 आएगा या फिर पॉजिटिव आएगा, ठीक। तो ये हमारा बन गया मोड x माइनस 1। ग्राफिकल भी अगर चाहो तो मैं आपको ग्राफ बनाकर दिखा दूंगा क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल ऐसा कर लेते हैं एक बार, ये बन गया मेरे पास एफ एक्स। तो रेंज कहां से कहां तक आ रही है, 0 टू इनफाइनाइट। तो इंप्लाइज रेंज ऑफ द फंक्शन इज इक्वल टू 0 पर क्लोज इंटरवल, 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक इसका क्या हो जाएगा, 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इस फंक्शन की रेंज आ जाएगी, ठीक है। 0 से लेकर और इनफाइनाइट तक इस फंक्शन की हमारी जो है वो रेंज आ जाएगी। अगर इसका ग्राफ आपको देखना है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सेटिस्फेक्शन के लिए इसका ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं एक बार। तो
इसके लिए आपको पहले मॉडुलस ऑफ ऐसा ग्राफ पता हो, जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन नंबर पार्ट 3 में शायद समझाया था। मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ, मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ इससे बनता है, ये ग्राफ होता है मॉडुलस ऑफ एक्स का, ये ग्राफ किसका होता है, मॉडुलस ऑफ एक्स का। और अगर ये मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 हो जाता है कई बार किसी केस में, अगर इसको हमने मॉडुलस ऑफ एक्स माइनस 1 कर दिया, तो अब हमारा ग्राफ थोड़ा शिफ्ट होकर 1 पर पहुंच जाएगा। यहां से तो पहले 0 पे था ना, तो ग्राफ अब हमारा 1 से बनेगा, ऐसे ग्राफ अब आपका बनेगा 1 पर, एक्स इक्वल टू 1 पर यहाँ पर। ठीक, तो ये लाइन बन जाएगी आपके पास y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, और ये लाइन बन जाएगी y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस। तो अब आपका ग्राफ इस तरह बनेगा 1,0 से, ठीक है। और यहाँ पर ही कट करेगा y एक्सिस को 0,1 पर। अगर हम ग्राफ में देखें इसका डोमेन एंड रेंज, तो कि ग्राफ पूरे एक्स एक्सिस पर डिफाइन है, ग्राफ यहाँ से लेके मतलब डिफाइन है। आप अगर शेडो वाला तरीका देखना चाहते हैं, परछाई वाला, तो इस लाइन की शेड मतलब परछाई पूरे एक्स एक्सिस पे पड़ेगी, और इसकी परछाई इधर पूरे एक्स एक्सिस पे पड़ेगी। तो पूरा एक्स एक्सिस यानी कि एवरी रियल नंबर इज डोमेन। और अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम रेंज की बात करें, तो y के लिए ग्राफ y इज इक्वल टू 0 से लेकर, देखो y की वैल्यू 0 यहाँ पे है ना, और इनफाइनाइट पे जा रही है, ठीक। अगर हम इसकी परछाई डालें, तो इस पूरे लाइन की परछाई y पर 0 से लेकर इनफाइनाइट तक पड़ेगी। तो 0 से लेकर इनफाइनाइट तक इसका क्या हो जाएगा, रेंज। तो इस तरह के हम लोग डोमेन एंड रेंज को समझ सकते हैं। तो इसको नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ पर मैं आपको रेंज फाइंड करने का एक और तरीका बताऊंगा। तो क्या है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, एक सेट है ऑर्डर पेयर एक्स कॉमा एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। ये एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है कि फंक्शन का रेंज बताओ, बस ये कह रहा है कि बी डिफाइन आर इंटू आर, ये आर से आर पर डिफाइन है। तो डिटरमाइन द रेंज ऑफ एक्स, इसकी रेंज बतानी है। तो इसने क्या किया है कि केवल आपको थोड़ा सा डराने के लिए ना इसको इस फॉर्म में लिख दिया। ये एक्चुअल में है कुछ नहीं, ये सिंपल लिखा हुआ है कि एफ एक्स की वैल्यू ये है, एफ एक्स इज इक्वल टू कितना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक, वेयर एक्स बिलोंग्स टू आर। जिस क्वेश्चन में ऐसा कभी भी आपको लिख के दे दे, तो मतलब वो फंक्शन का डोमेन है। जब भी इसके बारे में कोई जानकारी लिखी हो कि एक्स ये है या एक्स यहाँ से यहाँ पे बिलोंग करेगा, वो क्या होता है, डोमेन। तो इसने आपको इनडायरेक्टली फंक्शन का डोमेन दे दिया। डोमेन तो कितना हो गया, आर। हालांकि डोमेन उसने हमसे पूछा नहीं है, लेकिन आपको पता है ना कि डोमेन की हेल्प से तो हम रेंज फाइंड करेंगे, डोमेन की हेल्प से तो हम लोग रेंज फाइंड करेंगे। अब यहाँ पर देखो ग्राफ ड्रॉ होगा नहीं, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन है, और बाई ऑब्जर्वेशन भी नहीं कर पाएंगे, एलजेब्रिकल मेथड लगाना पड़ेगा। और यहाँ पर एलजेब्रिकल मेथड भी मैं आपको एक नया वाला बताऊंगा। पहले सिलेबस में फंक्शन और फंक्शन के डोमेन एंड रेंज फाइंड के कई क्वेश्चन होते थे, तो वहां पर हम इस मेथड को लगाते थे। और अब केवल ये एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपको एक नया मेथड सीखना है। देखो करना क्या है, सुनो मेरी बात। अगर आपको कभी भी फंक्शन का रेंज फाइंड करना है, फंक्शन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिया हुआ है ना, तो हम लगाएंगे तो एलजेब्रिकल मेथड, मगर वो इनइक्वालिटी वाला तरीका यहाँ पर काम नहीं करता। एक तरीका और है, वो ये होता है कि फंक्शन में पुट कर दो, भाई फंक्शन में पुट कर दो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। ध्यान सुनना मेरी बात, फंक्शन में पुट कर दो एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहां से फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड वैल्यू ऑफ, जब एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करोगे ना, तो फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, इन टर्म्स ऑफ वाई। एक्स की वैल्यू वाई की टर्म में फाइंड कर लो, मतलब ऐसा फाइंड कर लो अब आप कि एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा एफ वाई। एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना है पहले, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई पुट करना है, और वहां पे क्या कर लो, एक्स इज इक्वल टू एफ वाई फाइंड कर लो। ठीक, कर लिया। चलो पहले इतना करते हैं, क्योंकि स्टेप में है थोड़ा सा, मैं आपको स्टेप में समझाऊंगा, पहले इतना काम करते हैं। रेंज फाइंड करने के लिए करना ये होता है कि पुट करो एफ एक्स इज इक्वल टू किसके साथ, वाई के। एफ एक्स जगह वाई रख दो, तो वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से एक्स इज इक्वल टू एफ वाई बनाओ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे ना इधर, तो वाई इंटू वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 1 माइनस वाई इसको नीचे भेज दो, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई अपॉन 1 माइनस वाई। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, y अपॉन
1 माइनस वाई का स्क्वायर रूट और प्लस माइनस। तो भाई बात, इतना काम मैंने कर दिया। ठीक, अब सुनो रेंज क्या होगा। रेंज क्या होगा, अब ये बात बहुत ध्यान समझिए, रेंज क्या होगा। y की वे वैल्यू रेंज होंगी, y की वह वैल्यू रेंज होंगी जिनके लिए x एग्जिस्ट होगा, जिनके लिए x एग्जिस्ट करेगा, बस बात खत्म। ये तरीका है। y की वह वैल्यू रेंज होंगी जिनके लिए x एग्जिस्ट करेगा। यहां से फाइंड होने वाली, यहां से फाइंड होने वाली y की वे सारी वैल्यूज का सेट, y की उन सारी वैल्यूज का सेट क्या होगा, रेंज होगा, जिनके लिए x एग्जिस्ट करेगा। और x क्या है, बिलोंग्स टू r। x क्या है, बिलोंग्स टू r, यानी कि जिसके लिए x एग्जिस्ट करेगा को मैं दूसरे शब्दों में क्या लिख सकता हूं, जिनके लिए x बिलोंग करेगा r। ठीक है ना, x क्या है, बिलोंग्स टू r। तो y की उन वैल्यू का सेट रेंज होगा जिसके लिए x बिलोंग करेगा r को। ठीक है, अब नहीं समझ में आई बात, मुझे पता है। y इससे प्राप्त होने वाली y की उन वैल्यूज का सेट जिनके लिए x बिलोंग करेगा r में। अब मुझे ये बताओ, मैं मान लो आपको ये कह दो भाई इसमें y की वैल्यू 1 रख दो, सुनो 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 सुनो, y की वैल्यू क्या रख दो, 1 रख दो। तो क्या 1 रखने पर ये आपको, भाई मैंने y कहा ना, y की वैल्यू 1 रख दो तो क्या बनेगा, s इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो प्लस माइनस 1 अपॉन 0। अरे भाई ये तो नोट डिफाइन हो गया। तो मैं क्या कर रहा हूँ, y की वह वैल्यू रेंज होगी जिनके लिए x डिफाइन होगा। तो y की वैल्यू 1 के लिए, y की वैल्यू 1 के लिए तो डिफाइन नहीं है ना, तो 1 हमारा रेंज में नहीं आएगा। एक तो 1 नहीं आएगा रेंज। और सोचो बातों को, अगर y की वैल्यू नेगेटिव हो गई, मान लो सपोज करो आपने, हमने y की वैल्यू इसी तरह एक तो 1 रेंज में नहीं है, हमने y की वैल्यू ले ली -3। अगर मैं यहाँ पर रख देता हूँ x की वैल्यू कितनी, -3, तो -3 अपॉन 1, y की वैल्यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3, तो ये नेगेटिव बन गया देखो अंदर। तो मतलब -3 पे भी y डिफाइन, -3 पे भी s डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह की सारी वैल्यू ढूंढो बैठ के। एक तो हम y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते क्योंकि x डिफाइन नहीं होगा, x y की वैल्यू -3 भी नहीं ले सकते क्योंकि x डिफाइन नहीं होगा। तो इस तरह की बहुत सारी वैल्यू अब धीरे धीरे निकल के आंसर हो जाएंगी जिनके लिए x डिफाइन नहीं होगा। हमको वो वैल्यू चाहिए जिनके लिए x डिफाइन होगा। y की वे वाली वैल्यू, y की वे वाली वैल्यू जिनके लिए x डिफाइन हो, दोबारा सुन लो, y की वे वाली वैल्यू जिनके लिए x डिफाइन हो रेंज बोली जाएंगी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये चीज डिफाइन कब नहीं हो रही, 1 के लिए नहीं हो रही, -3 के लिए नहीं हो रही, और माइनस के बहुत सारे नंबर हैं जिनके लिए डिफाइन नहीं होगी, तो ये सब वैल्यू रेंज में नहीं होंगी। अब इस सारे काम को करने का एक सिंपल सा तरीका है जो मैं आपको बताऊंगा, पहले इसको नोट कर लो। इस सारे काम को करने का एक सिंपल सा तरीका ये है, इन y की वैल्यूज को फाइंड करने का, y की वे वैल्यूज फाइंड करने का जिनके लिए डिफाइन होगा। तरीका ये होगा कि ये जो चीज लिखी हुई है ना, हाँ दोबारा लिख देता हूं मैं, x बराबर प्लस माइनस वाई अपॉन रूट 1 माइनस वाई, ये चीज डिफाइन कब होगी, x विल बी डिफाइंड। ये चीज समझने की है, एक्चुअल में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इनइक्वालिटी की वजह से, क्योंकि हमने चैप्टर भी किया नहीं होगा। x विल बी डिफाइंड इफ, ये x डिफाइन कब होगा, जब ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव हो। सुनो बात, क्या कह दिया भाई, स्क्वायर रूट तो पूरे पे लगा हुआ है, जब ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, जब ये रूट के अंदर वाली क्वांटिटी क्या हो, पॉजिटिव हो या फिर जीरो हो। अगर ये वैल्यू जो अंदर लिखी हुई है अगर जीरो हुई तो भी इसका रूट फाइंड हो जाएगा, और अगर ये वैल्यू जीरो से बड़ी हुई यानी कि पॉजिटिव हुई तो भी इसका रूट फाइंड हो जाएगा, अदर देन 1, मगर 1 नहीं होना चाहिए। समझ आई बात कुछ, ये क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे, समझो दोबारा से। ये जो चीज है भाई, यहाँ जीरो क्या दिया मैंने, यहाँ 1, ये प्लस इन्फिनिटी हो गया, ये 1, ये हो गया माइनस इन्फिनिटी। ठीक, हमारे बुक में ये एक ही क्वेश्चन है जिसमें थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ रहा है हमें। दोबारा देखते हैं, दोबारा देखते हैं। ये चीज कब डिफाइन होगी, क्योंकि ये रूट के अंदर लिखी हुई है, रूट के अंदर वाली चीज डिफाइन तब होती है या तो जीरो हो या फिर जीरो से बड़ी हो। तो मैंने लिख दिया कि रूट के अंदर वाली चीज कब डिफाइन होगी, या तो जीरो के इक्वल हो या जीरो से बड़ी हो। अब जीरो से बड़ी में तो एक भी आ जाएगा ना, और एक पे भी क्या बन जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, नॉट डिफाइंड, तो 1 नहीं होना चाहिए।
तो इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफाइन होने के लिए ये चीज जरूरी है जो यहाँ पे दिख रही है। 1 पर लगाया है ओपन सर्कल, मतलब 1 नहीं है, 1 को हम काउंट नहीं करेंगे। 0 भी है, 0 पर डार्क लगा दिया, 0 भी है, 0 से इनफाइनाइट तक सभी हैं 1 को छोड़ के। इस बात का मतलब क्या है, इस पूरी बात का मतलब क्या है कि ये वैल्यू डिफाइन कब होगी, जब ये चीज इतनी वाली तो 0 और 0 से बड़ी हो और 1 के इक्वल ना हो। जहां पर मैंने ये तार बनाए हैं 1 पर सर्कल लगाया है, ओपन 1 नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक, अब यहां से इस हिस्से को सोल्व करके y की वैल्यू निकाल लो, वो ही रेंज होगा। ठीक, अब सुनो, अब फिर प्रॉब्लम आ गई। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो दो बातें पॉसिबल हैं, तो दो बातें पॉसिबल हैं, या तो दोनों प्लस के हैं या दोनों माइनस के हैं। भाई न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन 0 कब होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर पॉजिटिव कब होगा, जब दोनों प्लस के हो तो प्लस का आएगा फाइनली सॉल्व होके, या फिर दोनों नेगेटिव हो। ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इनइक्वालिटीज में वैसे तो। ठीक, या तो दोनों पॉजिटिव हो या फिर दोनों नेगेटिव हो। तो इस बात को अब हम लोग ऐसे लिखेंगे कि ये चीज कब एग्जिस्ट करेगी, जब y, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो, जब दोनों या तो पॉजिटिव हो, यही पॉजिटिव हो और नीचे वाला भी क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक, और और फिर क्या लिखूंगा, दोनों या फिर लेस देन 0 हो, ये भी लेस देन 0 हो और ये भी लेस देन 0 हो, और y नॉट इक्वल टू 1 तो सबके साथ साथ चलेगा ही, y नॉट इक्वल टू 1 तो सबके साथ साथ चलेगा ही। ये क्या लिखा मैंने, ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। ये इसका वो लिखा हुआ है कंक्लूजन कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब या तो न्यूमरेटर 0 हो सकता है या पॉजिटिव होगा और डिनोमिनेटर फिर पॉजिटिव होगा। यहाँ पर इक्वल टू क्यों लगाया, क्योंकि डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर 0 0 थोड़ी होता है कभी भी, तो यहाँ पे इक्वल टू लगाओगे। या तो ये चीज, या तो ये चीज लागू होगी, या फिर और लगाया मैंने बीच में, या फिर ये और ये, या तो ये या ये, या तो ये, तो ये काम होना है या फिर ये वाला होना है। इंप्लाइज, बहुत ध्यान से, y ग्रेटर देन 0, 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई ग्रेटर देन -1, और y लेस देन 0, 1 को उधर भेज देंगे तो माइनस वाई लेस देन -1। चलो जी, तो इससे आ जाएगा y ग्रेटर देन 0, जब इसको माइनस से माइनस कट करोगे ना इसका, तो इसका मुंह घूम जाता है, माइनस माइनस कट करके इसका मुंह जो है वो क्या हो जाएगा, मुंह इसका घूम गया। ऐसे इधर हो जाएगा, और y लेस देन इक्वल टू 0, माइनस माइनस कट करो तो y ग्रेटर देन 1। ठीक है, और का मतलब या तो ये या फिर ये वाली। अब जरा इस चीज को एक बार आप रियल नंबर पर देखो, रियल नंबर लाइन पे इस चीज को फिल करते हैं एक बार आओ। ये 0 है, ये 1 है, 1 पर ओपन सर्कल, 0 पर डार्क सर्कल। हम कह रहे हैं कि 0 से बड़ा, 0 से बड़ा यानी कि इधर, और 1 से छोटा यानी कि इधर, 0 से बड़ा और 1 यानी कि इधर, यानी कि इन दोनों का जो कंबाइंड पार्ट आएगा वो ये इतना आएगा। क्या आएगा कि y बिलोंग करेगा 0 से लेके 1 तक के इंटरवल को। यहाँ पर ओपन है तो क्लोज, क्योंकि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और 1 से छोटा। अगर इसका देखो आप और करके, y 0 पर तो है और 1 पर ओपन सर्कल लगा देंगे, है ना, 0 से छोटा यानी कि इधर, और y 1 से बड़ा। ये चीज तो पॉसिबल नहीं होगी कि इधर भी उधर भी हो जाए, तो ये हो जाएगा डज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं होगा। तो सिर्फ ये वाला पार्ट y पर हमने क्या लगाया, ओपन सर्कल, और वैसे ही y इज नॉट इक्वल टू 1 उन्होंने पहले ही लिख दिया था। तो पूरा सारा काम करके y की वैल्यू ये आई जिनके लिए x डिफाइन होगा, y की ये जो वैल्यू आ गई, ये y की उन वैल्यूज का सेट आ गया जिनके लिए x डिफाइन होगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन विल बी ये दिस, रेंज ऑफ द फंक्शन 0 to 1। अब आप 0 से लेकर 1 के बीच की, 0 से लेकर 1 के बीच की कोई भी वैल्यू यहां रखोगे ना, अगर यहां रखोगे तो x आपका जरूर डिफाइन होगा, और वही तभी हमारा उसी आधार पर हमने कहा कि ये इसका रेंज है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, पहले आते थे इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में, वैसे अब आते नहीं है, फिर भी दिया हुआ सिलेबस हमने करा दिया। तो नोट करेंगे, तो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ये था अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन है।
जिसमें दो फंक्शन डिफाइन है, लेट कह रहा है कि एफ और जी दो फंक्शन है रियल नंबर से रियल नंबर पर डिफाइन है, डिफाइंड रेस्पेक्टिवली एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन एंड जी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस थ्री। तो कह रहा है कि फंक्शन ऑफ एफ ऑफ जी प्लस एक्स एंड एफ ऑफ जी माइनस एक्स एंड एफ अपॉन जी फाइंड करना है, ठीक है। तो सुनो, इसको मैंने आपको लिखने का तरीका बताया था, इसको हम लिखते हैं इस तरीके से, एफ प्लस जी एक्स मतलब एफ ऑफ जी प्लस एक्स, ठीक है, एफ ऑफ एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स, एफ प्लस जी ऑफ एक्स। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स प्लस जी एक्स, दोनों को प्लस कर देंगे, एफ एक्स एक्स प्लस वन और जी एक्स टू एक्स माइनस थ्री। तो टू एक्स और वन एक्स क्या बन जाएगा, थ्री एक्स, वन माइनस थ्री माइनस टू, ये इसका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक। ऐसे ही एफ माइनस जी, एफ माइनस जी मतलब होता है एफ माइनस जी ऑफ एक्स, तो इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ये मल्टीप्लाई नहीं है, कभी इसको मल्टीप्लाई सोचो, मल्टीप्लाई नहीं है कर रहे हैं, एफ एक्स माइनस जी एक्स की मल्टीप्लाई नहीं हो रही है, ये ऑपरेटर है। ये मैंने समझाया था आपको पहले, ध्यान रखना, एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वन माइनस जी एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स और वन प्लस थ्री फोर, तो माइनस एक्स प्लस फोर, एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स और ये वन और प्लस थ्री प्लस फोर, एफ अपॉन जी, एफ अपॉन जी का मतलब है एफ अपॉन जी एक्स, यानी कि एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स मीन्स एक्स प्लस वन, एफ एक्स मीन्स एक्स प्लस वन और जी एक्स मीन्स टू एक्स माइनस थ्री, एफ एक्स तो एक्स प्लस वन एंड जी एक्स टू एक्स माइनस थ्री। और क्योंकि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर का केस है, तो हमको यहाँ पर ये बताना पड़ेगा साथ साथ कि वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू उस वैल्यू के जिससे कि जीरो बन सकता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या नहीं आएगी, क्या नहीं ले सकते, जिससे कि जीरो बने। ये जीरो कब नहीं बनेगा, डायरेक्ट लिखो, वेयर डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स की वैल्यू थ्री अपॉन टू नहीं होनी चाहिए। तो ये बात लिखनी जरूरी है, ये बात लिखनी जरूरी है अगर आपके डिनोमिनेटर आपके सवाल में आ रहा है। अगर डिनोमिनेटर आ रहा है तो ये आपको जरूर लिखना पड़ेगा कि फंक्शन डिफाइन कब है कब नहीं है। तो टू एक्स प्लस वन अपॉन टू एक्स माइनस थ्री कब, जब डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है, नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, लेट एफ, अच्छा क्वेश्चन नंबर 8 तो एग्जांपल 20 जैसा है, जो मैंने आपको एग्जांपल 20 कराया था इससे पहली वीडियो में, उस एग्जांपल को देखो जाके, वो सेम वही लिखा हुआ है, सब कुछ वही करना है, एज इट इज सेम, एग्जांपल नंबर 20 नोट करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कुछ इस तरह क्वेश्चन हमने एग्जांपल में भी किया था, वही मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चन को आपको पहले रीड करना आना चाहिए। तो कह रहा है कि लेट आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, आर एक रिलेशन है, आर बी ए रिलेशन फ्रॉम एन टू एन, एन मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, वन टू थ्री फोर, एन मतलब सेट ऑफ नेचुरल नंबर को बोलते हैं एन, ठीक। डिफाइंड बाई आर के अंदर ऑर्डर पेयर ए भी होंगे, इस तरह से होंगे सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे एन पे, ए और बी दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करेंगे और ए इज इक्वल टू किसके होगा, बी स्क्वायर के। तो आर के अंदर, दोबारा सुनो मेरी बात, आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा, आर के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा जिसमें ए और बी दोनों एन से बिलोंग करेंगे, दोनों नेचुरल नंबर होंगे, और ए और बी का स्क्वायर, ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल हो, ए जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल हो। तो बताना है कि जो तीन पार्ट है, तीनों पार्ट ट्रू है या फॉल्स है, चेक करना है। तो मैंने पहले फर्स्ट पार्ट लिखा और कह रहा है कि ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन। क्या ये बात सही है क्या, क्या ये बात ट्रू है क्या? तो ये बात ट्रू है या फॉल्स है वो तो बात की बात है, पहले बात को पढ़ो कि ये लिखा क्या है, इसको फील करो कि ये क्या कहना चाह रहा है। ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, फॉर ऑल सभी के लिए, जितने भी ए बिलोंग कर रहे हैं एन को, उसके लिए ये वाला ऑर्डर पेयर आर में बिलोंग करेगा क्या। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन का मतलब ये होता है कि ए की वैल्यू वन को भी चेक करना है, टू को भी चेक करना है, थ्री को भी, फोर को भी, सबको चेक करना है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन का मतलब एन में आने वाले हर मेंबर को चेक करना है कि हर मेंबर को लेके, मान लो मैंने इसको ए लिया, तो इसको अगर मैं ए लेता हूं तो इसको लेकर ए क्या बनेगा, वन वन। इसको अगर मैं ए लेता हूं, फॉर ऑल ए, जितने भी ए हैं, जितने भी एलिमेंट हैं, इसको लेकर क्या बनेगा, टू टू, इसको लेकर क्या बनेगा, थ्री थ्री। समझ में आ रही है बात। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन, जितने भी एलिमेंट्स एन के अंदर बिलोंग कर रहे हैं उन सबको लेके बनने वाला इस तरह का ऑर्डर पेयर, वन वन, टू टू, थ्री थ्री, फोर फोर, ये सब के सब वो कह रहा है कि बिलोंग करेंगे आर में, ये भी बिलोंग करेगा आर में, वो कह रहा है मतलब ये भी बिलोंग करेगा आर में, ये भी बिलोंग करेगा आर में, फोर फोर भी करेगा, फाइव फाइव भी करेगा, सिक्स सिक्स भी करेगा,
तो ये कह रहा है हमसे कि ए बिलोंग करेगा आर में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एन के लिए, मतलब एन में जितने भी एलिमेंट है उन सबको एक एक करके इस तरह के पेयर बनाओ, और ये सारे पेयर जो बन के आएंगे ये सेट आर में बिलोंग करेंगे। ये कह रहा है करेंगे, हमें बताना है कि ट्रू बात कह रहा है या फॉल्स बात कह रहा है, सच है या गलत झूठ है। आर में कौन एलिमेंट बिलोंग कर रहा है? आर में वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, वो ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग करेगा जो इस टेस्ट को पास करेगा। सिंपल सी बात है। अगर ये सारे के सारे ऑर्डर पेयर जो मैं निकाल रहा हूं इधर, ये सारे ऑर्डर पेयर अगर इस टेस्ट को पास कर जाते हैं तो हाँ बिल्कुल होंगे यार में। और अगर एक भी ऑर्डर पेयर इस टेस्ट को फेल कर गया तो ये बात गलत हो जाएगी इसकी। तो क्योंकि आर में कौन सा ऑर्डर पेयर होगा? आर में वो ए बी होगा जो इस टेस्ट को पास करेगा। तो मैंने इसको चेक करके देखा, 1 1 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर कर गया पास, राइट, बिल्कुल होगा, ये बात सही है। 1 1 बिलोंग करेगा आर में। लेकिन मेरे भाई यहां तो नहीं हो रहा ना, 2 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर हो रहा है क्या यहाँ पे? नॉट इक्वल। यहाँ पे हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। और अब आगे कहीं नहीं होगा, अब आगे कहीं नहीं होगा। वो क्या था फॉर ऑल के लिए? नहीं, फॉर ऑल के लिए ये बात सही नहीं है। ये बात सिर्फ ए इज इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है, फॉर के लिए नहीं आ रही है। तो मतलब ये बात गलत हो गई। समझ में आ गया होगा वैसे तो, मुझे लग रहा है। तो कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू 1। तो 1 को लेकर अगर हमने ऑर्डर पेयर बनाया 1 1 तो वो बिलोंग कर रहा है आर को, बिकॉज वो इस टेस्ट को पास कर गया। 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर, ये हमने दिया, रीजन दिया। बट ए के बाद, बट इफ ए ग्रेटर देन 1, अगर ए ग्रेटर देन 1 हो जाता है, अगर हमारा ए ग्रेटर देन 1 हो जाता है, देन एक भी ऑर्डर पेयर ए बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों? क्योंकि वो अब इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। वो अब इस टेस्ट को पास नहीं कर पाएंगे। एज आप एग्जांपल दे सकते हैं, 2 इज नॉट इक्वल टू 2 स्क्वायर, तो 2 बिलोंग नहीं करेगा आर को। इसी तरह ये सारे एलिमेंट बिलोंग नहीं करेंगे आर को, बाकी के आगे के। सो इट इज फॉल्स। तो इसका जो कथन है, जो स्टेटमेंट है, वो फॉल्स हो गया। तो समझ में आ गया होगा क्वेश्चन पूरा क्या समझाना, क्या कि वो क्या कहना चाह रहा था और हमने क्या करके दिखाया उसको। हमने ये बता भी दिया कि कौन बिलोंग कर रहा है, उसने फॉर ऑल कहा था, हमने कहा नहीं एक ही करेगा बाकी नहीं करेंगे। ठीक, तो रीजन ये देंगे आप। नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर। इसको तो मैं यहाँ रहने छोड़ता हूँ। ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। सेकंड में कह रहा है कि अगर ए बी कोई एलिमेंट, कोई पेयर बिलोंग करता है आर को, तो इंप्लाइज दैट उसका उल्टा भी बिलोंग करेगा आर को, उसका उल्टा ही बिलोंग करेगा आर को। और ये बात फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एन के लिए है, सारे एन के लिए जितने भी बिलोंग कर रहे हैं एन में। ठीक है, ठीक है। वैसे वाली बात लिखी नहीं है तो हम भी नहीं लिखते, छठा हटाओ। तो अगर इसका मतलब ये है कि अगर ये है तो उल्टा भी होगा। अगर ये है तो मान लो मैंने कहा कि 4,2 बिलोंग करता है आर में। हाँ करता है, बिल्कुल 4,2 बिलोंग करता है आर में। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि 4 और 2 इस टेस्ट को पास कर रहे हैं। चाहे चेक कर लो, ए बी, ये ए है ये बी है, तो यहां पर तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बैठ गया ना, यहां पर तो ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर बैठ गया ना। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई पेयर बिलोंग कर रहा है आर में, ए बी, ये ए बिलोंग कर रहा है आर में, तो बी ए भी करेगा। लेकिन मेरा कहना है कि नहीं करेगा मेरे हिसाब से। बट टू फोर बिलोंग नहीं करेगा आर को। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि अब ए और बी में अगर मैं ये चीज चेक करूं तो अब ए कौन बन गया? 2, और अब बी कौन बन गया? 4। अब तो इक्वल नहीं आएगा। तो मैंने क्या दिखाया यहां पर? मैंने यहां पे दिखाया कि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर को, हाँ कर रहा है, मगर बी ए बिलोंग नहीं करता आर को, जबकि वो कह रहा है करेगा, हम कह रहे हैं नहीं करेगा, तो ये बात भी फॉल्स हो गई। सो इट इज फॉल्स। सो इट इज फॉल्स। थर्ड पार्ट समझते हैं, वो भी ऐसा ही है। उसमें कह रहा है कि ए बी बी सी, ए बी बिलोंग करेगा आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। कि अगर ए बी बिलोंग कर रहा है आर में एंड बी सी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग करेगा आर में। इंप्लाइज ए सी भी बिलोंग किस में करेगा? आर में। तो यहां से पहले दो पेयर इस तरह के चुनने पड़ेंगे, खुद लेने पड़ेंगे जो जो आर में हो। तो एक तो मैंने 2 4 ले लिया, 4 2, ऐसा कर लेता हूं, 16 और 4 ले लेता हूं। 16 और 4 बिलोंग कर रहा है आर में, और 4 एंड 2 बिलोंग कर रहा है आर में। क्यों? क्यों कर रहा है? क्योंकि 16 इज इक्वल टू होता है 4 का स्क्वायर। इस टेस्ट को पास कर गया क्या? यस।
और 4 इज इक्वल टू होता है 2 स्क्वायर। ये भी इस टेस्ट को पास कर गया क्या? यस। अब आपके सामने नहीं पता ये प्रॉब्लम आएगी कि मैं कहां से निकालूं, एकदम से मेरे दिमाग में आ रहा है कहीं से। तो देखो ये चीज थोड़ा सा समझनी पड़ती है अपने आप। ठीक है, फील करो बातों को, समझ में आ जाएगा, रटना नहीं है कि भाई नेचुरल नंबर में जाना है। इस तरह का पेयर चुनो कि a इज इक्वल टू बी स्क्वायर के हो। हाँ भैया है, तो a जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है, ये ना। यहां भी देखो a जो है वो बी स्क्वायर के इक्वल है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल पॉसिबल है, वो भी ले सकते हैं हम। तो हमने देखा कि ए बी, ये ए बी है, बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल ठीक। इस हिसाब से बी सी बिलोंग कर रहा है आर को, बिल्कुल कर रहा है। तो क्या ए सी करेगा? क्या ये वाला ए और ये वाला सी, ये ए है ये सी है, क्या ए सी करेगा? क्या 16 और 2 बिलोंग करेगा आर को? नहीं करेगा। कैसे कर जाएगा? क्योंकि 16 तो 2 के स्क्वायर होता ही नहीं है इक्वल। इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा ना एसी को। एसी को आर में जाने के लिए इस टेस्ट को पास करना पड़ेगा, वो नहीं कर पा रहा टेस्ट को पास, तो एसी नहीं होगा। तो हमने क्या क्या निष्कर्ष निकाला? क्योंकि अगर ए भी बिलोंग कर रहा है आर में और बीसी भी बिलोंग कर रहा है आर में, तो हमने देखा कि एसी बिलोंग नहीं कर रहा है आर में, जबकि वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि करेगा। तो ये भी फॉल्स। इसकी बेचारे की सारी बातें गलत हैं, इट इज फॉल्स। ए की बात इसकी ठीक नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत ही इजी क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है। लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4, ए एक सेट है 1 2 3 4 एंड b इज इक्वल टू 1 5 9 11 15 16 और f एक रिलेशन दिया हुआ है, मतलब f एक सेट दिया हुआ है। अभी अभी इसको हम सेट बोलेंगे f को, जिसके अंदर प्रोडक्ट पेयर है। तो क्या है कि फर्स्ट में चेक करके बताओ कि f इज रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, ट्रू है या फॉल्स बताना है। और सेकंड f इज फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ठीक, तो अगर आपको रिलेशन और फंक्शन की सारी बातें ध्यान हो, तो किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट, किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का सेट ए से भी एक रिलेशन कहलाएगा अगर उसके पहले एलिमेंट ए के मेंबर है और दूसरे एलिमेंट बी के मेंबर है, तो रिलेशन होता है। और फंक्शन क्या बताया था? फंक्शन में बताया था कि अगर हर ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट अलग अलग है तो फंक्शन होता है। ये बात मैंने आपको पहले सब समझाई हुई है। तो जरा चेक करो कि क्या ये सभी पहले एलिमेंट ए के मेंबर है। 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 2 भी है। ठीक, 5 9 8 5 11 ये बी के मेंबर है, तो हाँ रिलेशन तो ये है। क्या लिखेंगे? सिंस ऑल फर्स्ट ऑल फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, ऑल, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऐसा लिखेंगे, बल्कि क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट्स, ये छोड़ो, ये छोड़ो, ऐसा मत लिखो यार, ऐसे मत लिखो आप। कैसे लिखवाऊं? ए क्रॉस बी वाला से लिखवा दूं क्या? भाई एफ अगर सबसेट है ए क्रॉस बी का, तो भी तो फंक्शन ही होता है ना, तो भी तो फंक्शन ही होता है ना। चलो छोड़ो, ऐसे लिख लेते हैं। सिंस सिंस फर्स्ट सिंस फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर्स आर बिलोंग्स टू सेट, क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट, पहले एलिमेंट सभी ऑर्डर पेयर के बिलोंग कर रहे हैं ए को, एक भी कर रहा है, दो भी, तीन भी, चार भी, दो भी। एंड सेकंड एलिमेंट सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स आर बिलोंग्स टू सेट बी। कर रहा है कि भाई देखो 5 9 1 5 11, so f is the subset of a cross b, f is the subset of a cross b, hence f is a relation, hence f is a relation from a to b। f एक रिलेशन किसमें होगा? a से b में होगा। ये तो हमने दिया जस्टिफिकेशन रिलेशन होने का। अब देखते हैं फंक्शन है या नहीं। फंक्शन के लिए हर ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग हो। चेक करो 1 2, देखो नहीं है नहीं भाई, 2 9 और 2 11, 2 9 और 2 11। तो क्या लिखेंगे हम? क्योंकि एलिमेंट 2, सिंस एलिमेंट 2 हैव टू डिस्टिंक्ट इमेज, टू डिस्टिंक्ट
इमेज कौन कौन है, 9 एंड 11, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, सो इट इज नॉट ए फंक्शन, क्योंकि भैया फंक्शन होने के लिए तो एक एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 की इमेज 9 भी बन गई और 11 भी बन गई, तो ये फंक्शन नहीं होता। तुरंत नोट करेंगे, देखते हैं नेक्स्ट 11, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, 2 लाइनों का, मगर समझना पड़ेगा बहुत ज्यादा। कहता है कि लेट एफ विद सबसेट ऑफ जेड क्रॉस जेड, एफ जो है, एफ जो है वो एक सबसेट है जेड क्रॉस जेड का, डिफाइंड बाई एफ इज इक्वल टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी कॉमा ए प्लस बी सच दैट ए और बी दोनों बिलोंग करेंगे जेड को, इफ इज ए फंक्शन फ्रॉम जेड टू जेड, क्या जेड एफ जेड से जेड में एक फंक्शन है, जस्टिफाई योर आंसर। चलो, तो मैंने केवल अभी क्वेश्चन को रीड किया है, समझाया नहीं है, समझाता हूं। पहले पहले आपको पता होगा जेड क्या होता है, जेड होता है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये लिखा हुआ। अगर जेड सेट ऑफ इंटीजर्स है तो मैं पूछ रहा हूं आपसे कि जेड क्रॉस जेड क्या होगा, मैं पूछता हूं आपसे जेड क्रॉस जेड क्या होगा, पहले मुझे बता दो बस, जेड क्रॉस जेड क्या होगा। जेड क्रॉस जेड होगा, जेड क्रॉस जेड क्या होगा, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ जेड क्रॉस जेड, जिसके अंदर इन नंबर्स को इन नंबर्स के साथ लेकर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करी जाएगी वो प्रोडक्ट पेयर आएंगे कुछ इस तरह के, क्योंकि इनफाइनाइट है तो कहां तक लिखोगे, बस हमें लिख के छोड़ देंगे। समझ में आई बात। जेड को जब जेड के साथ क्रॉस करोगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे, तो इस तरह के तो निकल के आएंगे ना, जीरो के लेके सारे नंबर, फिर पॉजिटिव लेके सब तो इस तरह के बन के आएंगे। और लिख लो कौन बिलोंग करेगा, 2 4 भी करेगा भाई, 4 6 भी करेगा इसके अंदर बिलोंग, 3 7 भी करेगा, और क्या कहते हैं 3 4 भी करेगा, 2 6 भी करेगा, माइनस के 5 8, इस तरह के बहुत सारे इनफाइनाइट ऑर्डर पेयर्स के अंदर आने वाले हैं जेड के अंदर, जेड को जेड के अंदर, ठीक। और एफ इसका एक सबसेट है बेचारा, एफ अब इसका सबसेट है, मतलब इसी में से कुछ ऑर्डर पेयर निकाल के मैंने एफ में भर दिए हैं, इसी में से कुछ ऑर्डर पेयर निकाल के मैंने एफ में भर दिए हैं, तो एफ इसका सबसेट है, एफ इसका सबसेट है। तो वो कह रहा है कि एफ इस तरह डिफाइन है कि एफ के अंदर जो ऑर्डर पेयर आएंगे ना, एफ के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा, लेट एफ के अंदर वो ऑर्डर पेयर आएगा जो इस फॉर्म का हो, ए की बी की मल्टीप्लाई और ए बी का सम, और ए और बी जैसे बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, ठीक। मान लो मैंने ए और बी को सपोज थोड़ी देर के लिए 3 और 4 ले लिया, मैंने ए और बी को क्या ले लिया, 3 और 4 ले लिया, तो ए बी क्या बनेगा 12 और ए प्लस बी क्या बन जाएगा फिर 7, ठीक। क्योंकि एफ तो सबसेट है इसका, तो जिस तरह के ऑर्डर पेयर यहाँ है उस तरह के यहाँ पे आएंगे, ठीक। अब हमने फिर ए की वैल्यू क्या ले ली 2, और बी की वैल्यू थी ना ये वाली, बी की वैल्यू क्या थी इधर 4, और बी की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या ले ली 6। अब ए बी क्या बन जाएगा, अब बी बन जाएगा बच्चों 12, और ए प्लस बी क्या बन जाएगा अब जा 8। इस तरह के इनफाइनाइट आएंगे इसके अंदर, ठीक। अच्छा, ये क्वेश्चन बाकायदा कर रहे हैं अब, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन करना किस तरीके से है वो थोड़ा थोड़ा बता दूं। ये चीज तो मैंने आपको समझाई थी, इसको हटा लो, ये आपको नोट नहीं करना, समझाने के लिए था। और यहाँ पे हम बाकायदा दोबारा से करेंगे, एक बार फिर से करेंगे एक बार, ताकि आप क्वेश्चन को नोट कैसे करेंगे वो देख लेते हैं ना। हमने कहा भैया लेट ए की वैल्यू 3 एंड बी की वैल्यू 4, जेड से बिलोंग करनी है ना, तो इनको लेकर ऑर्डर पेयर क्या बनेगा 3 चौक 12 एंड 3 + 4 7, इस तरह के तो बिलोंग कर रहे हैं एफ में, ये तो कह रहा है एफ में होने की कंडीशन क्या है इस तरह की। और अगर मैं ए की वैल्यू 6 ले लूं और बी की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं, तो ए बी मतलब कि 12 और ए प्लस मतलब कि 8, ये भी किसमें बिलोंग करेगा एफ में। तो ये पूछ रहा है कि क्या ये जेड से जेड में एक फंक्शन होगा, क्या ये जेड से जेड में एक फंक्शन होगा, यही कह रहा है ना, हाँ नहीं होगा, क्योंकि 12 की इमेज 7 है, 12 की इमेज 8 है। अब आप यहाँ पर ये डायग्राम बनाकर दिखाओगे कि जो 12 एलिमेंट इसके अंदर है और जो 7 और 8 इसके अंदर है, तो 12 की ही इमेज 2 बन गई। और मैं और भी बना सकता हूं, अगर मैं ए की वैल्यू को ले लूं -3, ठीक है, ये छोड़ो, अगर मैं ए की वैल्यू ए ले लूं और बी की ले लूं 12, या ए की वैल्यू -1 ले लूं, बी की ले लूं -12, तो ए बी क्या बनेगा, ए बी तो 12 बन रहा है, और ए प्लस बी क्या बनेगा -13, बिलोंग तो ये भी करेगा इसमें, तो 12 की ही इमेज अब क्या बन के आ गई -13। तो यहाँ पर तो ए के एलिमेंट की कई इमेज बन रही है, तो ये फंक्शन नहीं होगा। तो इट इज क्लियर दैट, ये बनाकर दिखा देना, ये लिख देना और लिख देना, इट इज क्लियर दैट, इट इज क्लियर दैट
एफ इज नॉट ए फंक्शन, एफ इज नॉट ए फंक्शन। ठीक, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा एक्सरसाइज का, इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 12। तो जी स्टूडेंट्स, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि लेट ए इज इक्वल टू 9 10 11 12 13। ए इज इक्वल टू सेट है 9 10 11 12 13 एंड एफ एक मैपिंग है सेट ए से एन पर। एफ एक फंक्शन है सेट ए से एन पर, और एन क्या होता है? एन तो पता ही होना चाहिए ना, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, एन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड डिफाइंड बाई एफ एन। फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि एफ एन डिफाइन होगा द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन, एन का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। पहले तो आपको प्राइम फैक्टर करने हैं, और उन प्राइम फैक्टर्स में जो हाईएस्ट वाला होगा ना एन का, वो समझाता हूं मैं अभी आपको, देखते हैं इधर। एफ एन इज इक्वल टू क्या होगा? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो एक काम करते हैं, यहां पर जो मैं काम कर रहा हूं ना, ये रफ नहीं है, ये फेयर है, ये आपको करना है एग्जाम क्वेश्चन में। मतलब इधर एन है, इधर क्या सेट है मेरे पास? एन, और इधर सेट कौन सा है? ए। क्योंकि वो कह रहा है ना कि मैपिंग किस सेट से किस सेट पर है? ए से एन पर मैपिंग है, तो एफ मैपिंग है ए से एन पर। और ए के अंदर एलिमेंट्स हैं 9 10 11 12 13। नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट नंबर आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, ये हमारा सेट कौन सा हो गया? एन। अब मुझे एक बार बता दो, एफ एन इज द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। जो ये नंबर लिखे हैं ना सेट एन में, इनको लिखते हैं जरा एक बार। एन के प्राइम फैक्टर बताओ मेरे को क्या क्या होते हैं? 3 और 3 प्राइम फैक्टर, 1 नहीं लेगा प्राइम फैक्टर, क्योंकि 1 प्राइम नहीं होता। 10, 10 के प्राइम फैक्टर क्या क्या होंगे? 2 और 5। 11 के प्राइम फैक्टर सिर्फ 11, 1 नहीं लेना। 12, 12 का प्राइम फैक्टर 2 2 3 एंड 13 के प्राइम फैक्टर 13। तो मैंने इन सभी नंबर्स के पहले प्राइम फैक्टर्स किए। 1 फैक्टर तो होता है, मगर 1 इज नॉट द प्राइम फैक्टर, तो 1 को हम यहां पर कंसिडर नहीं कर रहे हैं। अब ये कह रहा है कि मैपिंग इस तरह से है कि ए के एलिमेंट्स की इमेज एन में मिलेगी, और जो से पहला एलिमेंट है ना, ये किससे मिलेगा? ये मिलेगा अपने हाईएस्ट प्राइम फैक्टर से। एफ एन इज इक्वल टू द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ एन। तो जैसे ही 9 था, तो 9 का 2 प्राइम फैक्टर आए, इनमें हाईएस्ट कौन है? जब ये है ही अकेला, तो 9 का तो हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 हो जाएगा। 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3। ऐसे ही 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, क्योंकि प्राइम फैक्टर 2 आए हैं, 2 और 5, तो इनमें हाईएस्ट प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? तो 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा? 5। ऐसे ही 11 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, जब 11 ही आया है तो 11। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3, और 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13। क्या ये मेरी बात समझ में आगे सभी को बताएंगे जरा एक बार? क्या मेरी ये वाली बात सब बच्चों को समझ में आ गई है क्या? हाईएस्ट प्राइम फैक्टर की मैंने किस तरह से यहाँ पर फंक्शन बनाया। ठीक, तो फंक्शन को अगर मैं ऑर्डर पेयर में लिख दूं, फंक्शन ऑफ एन को अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दूं, रोस्टर फॉर्म में लिख दूं, तो क्या मैं लिख सकता हूं 9 ऑर्डर्ड पेयर किसके साथ है? 3 का, 9 3। ठीक है, 10 का क्या है? 5, 10 का 5, 11 का 11, 11 का 11 का 11, 12 का 3, 12 का 3 एंड 13 का 13। वैसे इसने हमको फंक्शन को ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखने के लिए नहीं कहा, मैंने फिर भी इसको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिख दिया आपको समझाने के लिए। तो मैंने फिर भी इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिख दिया। तो एफ एन कुल मिला के मेरे को यहाँ पे कौन सा रेंज बतानी थी? फाइंड द रेंज ऑफ एफ। तो रेंज तो मैं वैसे भी देख के बता दूंगा। तो भैया रेंज ऑफ एफ एन इज, बताओ, कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बनती हैं उसको रेंज बोलते हैं। कोडोमेन के वो एलिमेंट जो इमेज बनती हैं, तो कौन कौन बनी इमेज? 3 5 11, 3 पहले आ गया, और 13। तो दिस इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन। क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों समझ में आ गया? थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मगर अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चलते हैं, अरे अब कहाँ चले भाई? ये तो पूरा हो गया हमारा। तो स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये चैप्टर एक बहुत ही बड़ा चैप्टर है हमारा, आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, और इस चैप्टर को ना आप बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। एक तो ये क्लास 11th में आपको भले ही नंबर कम देगा, मगर क्लास 12th में पहला ही चैप्टर हमारा
फिर से ये आएगा रिलेशन एंड फंक्शन, जहां पर हम इनसे आगे की बातों को पढ़ेंगे। और अगर तुमने यहीं पर कोई कमी छोड़ दी ना, तो वहां पर आपको चैप्टर मैं बता रहा हूँ दोबारा ही पढ़ना पड़ेगा, फिर से एक बार दोबारा पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा मत करना, इसको आप अच्छे से पढ़ना। रिलेशन एंड फंक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आगे के लिए, इस बुक में भी काम आएगा, 12th में तो आएगा ही आएगा, ठीक। तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम एक बहुत ही प्यारा और फेवरेट चैप्टर, बच्चों का जो चैप्टर फेवरेट है ना, ट्रिग्नोमेट्री को स्टार्ट करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।